इसके पहले के वीडियो में रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना सीखा है। अब आज हम अभी देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। आपको 10th क्लास में रासायनिक अभिक्रियाओं के 5 प्रकार हैं जो समझने हैं। नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया, नंबर 2 वियोजन अभिक्रिया, नंबर 3 विस्थापन अभिक्रिया, नंबर 4 द्विविस्थापन अभिक्रिया और नंबर 5 ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ये 5 अभिक्रियाएं समझनी है। इसके अतिरिक्त 2 अभिक्रियाएं जो कि तापमान के आधार पर जो अभिक्रियाएं होती है, ये 2 अभिक्रियाएं भी आगे और समझनी होगी। तो नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ये अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती है। 2 या 2 से अधिक अभिकारक जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं, तो ये 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। जैसे अभी 2 मैंने लिखा है एग्जांपल के लिए, ए या बी, यानी कोई भी 2 अभिकारक हो सकते हैं, या 3 भी हो सकते हैं तो प्लस सी, क्योंकि 2 या 2 से अधिक कहा है तो 3 भी हो सकते हैं अभिकारक। पर प्रोडक्ट जो बनता है ये दोनों या तीनों मिलके एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल कि कोयले का दहन, जब कोयले को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कोयला यानी कार्बन का रूप है। C+O2 वायु की उपस्थिति में जलाया जा रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, CO2। इसी प्रकार जल का निर्माण, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल का निर्माण होता है, 2H2O। तो ये भी जो है संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसके अतिरिक्त और भी कई उदाहरण हो सकते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड जो है, उस पर जब पानी की क्रिया कराई जाती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, यह भी एक संयोजन अभिक्रिया है। ये भी लिख सकते हैं आप, या कई जो हैं ये आप लिख सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि समीकरण भले ही छोटा हो पर सही, इस पे नंबरिंग बराबर होती है। पर यदि आपने बड़ा भी समीकरण लिखा, लेकिन यदि वो कहीं प्रतीक में या बैलेंसिंग में कहीं गलत हो गई तो नंबर कट सकता है। इसलिए आप जितनी समीकरण को जिस प्रकार याद कर सकते हैं उस प्रकार के ही समीकरण आप उसमें लिखें। फिर वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया जस्ट अपोजिट, संयोजन अभिक्रिया से बिल्कुल अपोजिट होती है। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। एकल अभिकर्मक, अब लेफ्ट हैंड साइड में केवल एक ही पदार्थ होगा और बनने वाले उत्पाद 2 से अधिक हो सकते हैं, 2 या 2 से भी अधिक हो सकते हैं। जब यदि ये 2 नंबर का मार्क्स में आता है तब आप केवल इसकी परिभाषा लिखते हुए और ये 3 जो समीकरण दिए हैं इनमें से कोई भी एक समीकरण भी लिखते हैं तो आपको फुल 2 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन जब भी ये प्रश्न 3 या 4 नंबर में आता है कि वियोजन अभिक्रिया को समझाइए, तब आपको इसकी डेफिनेशन देना है। डेफिनेशन के साथ साथ फिर लिखना है कि वियोजन अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती है, ऊष्मीय वियोजन, विद्युतीय वियोजन और प्रकाशीय वियोजन, और तीनों के आपको अलग अलग एग्जाम्पल देने होंगे। जैसे ऊष्मीय वियोजन, वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा प्रदान करने पर उत्पाद का निर्माण होता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और कैल्शियम ऑक्साइड बचता है। इस प्रकार जो है ये ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। विद्युतीय वियोजन जो है, इसमें देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड में जो है एक ही प्रोडक्ट है, एक ही अभिकर्मक है और प्रोडक्ट 2 बन रहे हैं। तो विद्युतीय वियोजन जो है, जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इस प्रकार जो होता है ये विद्युतीय वियोजन कहलाता है। जैसे जल में यदि विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, इसे विद्युतीय वियोजन कहते हैं। इसी प्रकार प्रकाशीय वियोजन, एक डिश में यदि सिल्वर क्लोराइड लिया जाए और उसको कुछ देर के लिए सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो ये श्वेत कलर का होता है। कुछ समय बाद यदि हम देखें तो इसमें से क्लोरीन निकल जाती है और केवल सिल्वर बचा रहता है, इसका रंग धूसर हो जाता है। तो इस प्रकार AgCl सिल्वर क्लोराइड, इसको सूर्य के प्रकाश में रखने पर सिल्वर और क्लोरीन 2 में वियोजित हो जाता है। यही अभिक्रिया सिल्वर ब्रोमाइड से भी हो सकती है, AgBr से, और उसमें सिल्वर और ब्रोमीन जो है निकल जाती है। इस प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया का उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जो होती है, श्वेत श्याम फोटोग्राफी, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। हम रासायनिक अभिक्रियाओं का तीसरा प्रकार देख रहे थे, विस्थापन अभिक्रियाएं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ
अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर देता है या उसके लवण विलयन से उसको अलग कर देता है। जैसे Fe आयरन प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट, तो FeSO4 बनता है और Cu अलग निकल जाता है। यानी आयरन जो है अधिक क्रियाशील होने के कारण ये कॉपर सल्फेट कॉपर जो है आयरन की तुलना में कम क्रियाशील होता है, इसलिए आयरन कॉपर का जो यौगिक है कॉपर सल्फेट उसमें से ये कॉपर को अलग कर देता है, स्वयं सल्फेट से जुड़ के FeSO4 बनाता है और यहाँ Cu अलग निकल जाता है। ठीक इसी प्रकार कॉपर से Zn भी अधिक अभिक्रियाशील है। यही कारण है कि Zn जो है इसको इसके लवण विलयन में से निकाल देता है, कॉपर को अलग कर देता है, कम क्रियाशील यौगिक जो है पदार्थ जो है उसको अलग कर देता है। तो इस प्रकार ये अभिक्रियाएं होती है। इसी के अपोजिट यदि कोई आपसे कहे कि कॉपर की ZnSO4 पर क्रिया बताइए, विस्थापन अभिक्रिया क्या होगी लिखिए। ये अभी तो हमारे एनसीईआरटी की बुक 2-3 साल से ही आई है, लेकिन यदि हम पुराने पेपर्स जो इंग्लिश मीडियम के एनसीईआरटी में जहाँ बुक्स चलती थी उसमें देखेंगे कि कॉपर की ZnSO4 से जिंक सल्फेट से अभिक्रिया बताइए, तो इसका आंसर होगा कि यह अभिक्रिया संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि जिंक जो है अधिक अभिक्रियाशील है किससे? कॉपर से, तो वो उसके लवण विलयन से अलग नहीं कर पाएगा। ये कॉपर प्लस ZnSO4 यदि है तो यहाँ पर आप यदि इस प्रकार से बनाते हैं कि CuSO4 प्लस Zn, तो ये अभिक्रिया टोटली रॉन्ग होगी। क्यों? क्योंकि जिंक जो है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, तो वो कम क्रियाशील वाला उससे विस्थापित नहीं कर सकता। फिर नंबर 4 द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया जो है वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान होता है। उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे दो अभिकारक जब है AB और CD जो अभिकारक है, इसमें आयनों का आदान प्रदान A जो है किससे जुड़ेगा? इसके D से जाके जुड़ता है, और ये C और B जो है इस प्रकार से ये जुड़ते हैं और ये आयनों का आदान प्रदान होता है। यहाँ जैसे Na2SO4 जो है, Na को हम यदि सोडियम को A मान लें, SO4 सल्फेट को B माने, बेरियम को C, D को क्लोरीन मान लें, तो इस प्रकार से हमारे पास A और D, तो NaCl बना। और ये बेरियम सल्फेट, जैसे बेरियम जो है बेरियम के ऊपर प्लस चार्ज होता है और सल्फेट के ऊपर माइनस चार्ज है, और ये दोनों चार्ज मिलकर न्यूट्रल हो जाते हैं, तो BaSO4। ठीक इसी प्रकार सोडियम धनात्मक चार्ज वाला होता है, क्लोरीन ऋणात्मक चार्ज वाला होता है। तो ये आयनों का आदान प्रदान करके और इस प्रकार द्विविस्थापन अभिक्रियाएं होती है। नंबर 50 उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया जो है, इन्हें रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया तब कहलाती है जब उपचयन एवं अपचयन दोनों एक साथ होता है, और जब किसी अभिक्रिया में केवल उपचयन हो सकता है और किसी अभिक्रिया में केवल अपचयन, और जब दोनों साथ में होंगे तो रेडॉक्स अभिक्रिया। हम देखते हैं कैसे। जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन उसमें से निकल जाता है, यानी हाइड्रोजन की कमी हो गई, तो उसे कहते हैं कि उस पदार्थ का उपचयन हुआ है, उसका उपचयन हुआ है। जैसे अभी आप फिलहाल के लिए हाइड्रोजन को छोड़ दें और सिर्फ ऑक्सीजन की वृद्धि देखें, तो उसी प्रकार से आप हाइड्रोजन की कमी अपने आप समझ जाएंगे, या अगली स्टेप में जब समझाऊंगी तो उसमें समझ आ जाएगा आपको। यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया कराई जाती है तो ये कॉपर ऑक्साइड बन गया। अब यहाँ पे ऑक्साइड बना यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, कॉपर उस पदार्थ के साथ में जुड़ गया, यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका क्या हो गया? उपचयन हो गया कॉपर ऑक्साइड में। कॉपर ऑक्साइड में उपचयन हो गया। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की वृद्धि हुई। और जब यही जो कॉपर ऑक्साइड है
ये जब गर्म होता है इस पर हाइड्रोजन की यदि क्रिया कराई जाए तो जस्ट अपोजिट हो जाता है और ऑक्सीजन की इसमें से ये जो ऑक्सीजन इसमें है इसकी कमी हो जाती है। और जब ऑक्सीजन की कमी होती है किसी पदार्थ में से, जब ऑक्सीजन कम होता है या उसमें हाइड्रोजन जुड़ता है या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, तब कहते हैं कि उसका चयन हुआ है। अभी यहाँ पे मैं फिर ऑक्सीजन का ही बता रही हूँ, हाइड्रोजन का ठीक उसी प्रकार होगा। अब देखिए ये जो कॉपर ऑक्साइड था इस पर जब हाइड्रोजन की क्रिया की तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ के पानी बना लेता है और ये जल वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है, जबकि यहाँ कॉपर जो है इसका उपचयन हो जाता है। क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो कमी का होना यानी इसका अपचयन होना, काय का कॉपर में अपचयित हो गया, कॉपर ऑक्साइड जो है कॉपर में अपचयित हो गया। अब जब यहाँ पे किसी भी एक चीज की कमी होगी यानी ऑक्सीजन की कमी हो रही, इसमें से हट रहा है, तब कहीं ना कहीं तो जाके ऑक्सीजन जुड़ रहा होगा, यानी ऑक्सीजन कहीं जब जुड़ रहा है तो वहां क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। और जब वहां ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इट मींस ऑक्सीजन की वृद्धि जहाँ होती है उसको हम क्या कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ। यानी यहाँ पर जो है ये H2O, ये H2 के साथ में इनकी जो है ये ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों अभिक्रिया हो रही है, इसमें से ऑक्सीजन हट रहा है यानी अपचयन, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी यानी अपचयन कहलाता है, और ऑक्सीजन की वृद्धि यानी उपचयन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है या इसका उपचयन हो रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ये रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, या अकेले आप अकेला भी शो कर सकते हैं कि उसमें भी दे सकते हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो ये इसका अपचयन हुआ है। इसी प्रकार जैसे हमने यहाँ पर बताया कि यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा और एक कम हुआ, यहाँ पर जो है यदि कोई ऐसा पदार्थ है जैसे HCl यदि हमने ले लिया है और उसमें से Cl अलग निकल रहा है और हाइड्रोजन की कमी हो गई है, तो हाइड्रोजन की जब कमी हुई क्योंकि Cl2 में से H निकल गया है, तो वहां पर हाइड्रोजन की कमी हो गई तो उसका उपचयन होगा। और इसी प्रकार जब हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, किसी में आके हाइड्रोजन जब जुड़ता है तो उसको अपचयन कहते हैं। इस प्रकार ये पांचों अभिक्रियाएं